अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली, जहां मनाली और रोहतांग पास में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनाली और रोहतांग पास के इलाकों में स्नोफॉल के बाद पूरा एरिया सफ़ेद चादर में लिपट गया। बर्फबारी की वजह से टेम्परेचर में खासी गिरावट देखी गई और जिसके बाद ठंड की शिद्दत भी बढ़ गई। टूरिस्ट स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में हिल स्टेशन का रुख कर रहे, जबकि लोकल अथॉरिटीज़ ने ट्रैवलर्स को एहतियात बरतने की हिदायत दी। संजय रावत ने नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी को लेकर बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर सख्त सियासी हमला किया। शिवसेना यूबीटी लीडर ने इल्जाम लगाया कि पेपर लीक इंसिडेंट का कोई सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि इसके पीछे बीजेपी खुद मेन ऑपरेटर है। संजय रावत ने कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार हो रहे पेपर लीक्स की वजह से स्टूडेंट्स और यूथ का फ्यूचर मुतासर हो रहा। उन्होंने गवर्नमेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि जो हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करती है वही अब लेजी और अनएम्प्लॉयड कॉकरोच जनता पार्टी से डर रही। कोई नहीं हल निकलेगा, नमक छिड़कने का काम है। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। ये जो पेपर लीक मामले के जो सूत्रधार है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस देश की सभी यूनिवर्सिटीज, उनके वाइस चांसलर्स ये भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड है ना, नॉमिनी है। ये जो यूपीएससी है, नीट है, उनके चेयरमैन है, ये बीजेपी के लोग हैं सब। तो आप क्या कर सकते हो? देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। एन रामचंद्र राव ने वंदे मातरम कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि ये एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है और इसका किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। उनका ये बयान वेस्ट बंगाल में मदरसाज में वंदे मातरम को मैंडेटरी बनाने के इशू पर सामने आया है। तेलंगाना बीजेपी चीफ ने कहा कि वंदे मातरम मुल्क की शान और पेट्रियाटिज्म की निशानी है, इसलिए इसे किसी मजहबी एंगल से नहीं देखना चाहिए। Vande Mataram was written by Sri Bankim Chandra Chattopadhyay, who hails from Bengal, and this particular song inspired thousands of youth in those days to participate in the freedom movement, and it sparked and ignited the freedom movement passion among many youth. So therefore, it is apt decision by the government of Bengal to see that Vande Mataram is sung in every institution, including that of madrasa. We welcome this, and it should not be opposed because Vande Mataram is a patriotic song and nothing to do with the religion. So therefore, your madrasa should not object to it. One. Number two, Mr. Suhendra Adhikari has come to power because of the Bengal's voice, because of the Bengal's desire for change in the government. And in that change, one of the issue which was raised was Vande Mataram's respect, the Bengal's self-respect. So therefore, one. उदित राज ने पेपर लीक इशू को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सख्त सियासी तनकीद की। कांग्रेस लीडर ने राहुल गांधी के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अहम इशू पर तवज्जो देने के बजाय इटली में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने और रील्स बनाने में मसरूफ़ हैं। उदित राज ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पेपर लीक इंसिडेंट सामने आ रहे, लेकिन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को कंसर्न को संजीदगी से हैंडल नहीं कर रही। कांग्रेस का कहना है कि यूथ का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है और हुकूमत को एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। मोदी जी जब कोई संकट आता है या इनकी सरकार असफल होती है तो बड़े ही चालाकी से मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। अब इटली मोदी जी गए, मेलानी को मेलेडी चॉकलेट दे रहे। अरे प्राइम मिनिस्टर का दर्जा है, ये प्राइम मिनिस्टर का स्तर है। भारत में नहीं पूरा जग हंसाई हो रही है।
तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि यहाँ पेपर लीक है, इतना बड़ा संगीन मुद्दा, लगभग 23 करोड़ परीक्षार्थियों के जीवन का मामला है, और वहाँ आप चॉकलेट बांट रहे हैं, रील बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो क्या ये मनोज झा ने वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। आरजेडी एमपी ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ स्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया मौजूद होते हैं और अगर वही क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है तो फिर सेंटर को इस पर एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। मनोज झा का ये बयान बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के उस स्टेटमेंट के बाद सामने आया है जहां उन्होंने कहा था कि एलिज्ड बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को कोर्ट के ले जाने के बजाय सीधा बीएसएफ के हवाले किया जाना चाहिए। इस इशू के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है और रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज के दरमियान बयानबाजी तेज हो गई है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं इस पर कि कुछ एस्टैब्लिश्ड अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हुआ करते हैं, और अगर शुभेंदु जी ने ये नया एक मानदंड स्थापित किया है तो केंद्र को इस दिशा में बाकायदा एक ऑर्डिनेंस ला करके चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए। ये बेहतर होगा ना। नरेंद्र मोदी ने सिप्रस प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलिस के साथ टॉक के बाद इंडिया और सिप्रस की दोस्ती को स्ट्रांग और फ्यूचरिस्टिक करार दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशन सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड भी हैं। मीटिंग के दौरान ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, शिपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन जैसे कई अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। पीएम मोदी के मुताबिक इंडिया और सिप्रस मिलकर नए सेक्टर्स में पार्टनरशिप को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का काम करेंगे। दोनों लीडर्स ने रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ पर भी अपने व्यूज़ शेयर किए। एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। कालीमेरा। साइप्रस के राष्ट्रपति जी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रपति जी, पिछले वर्ष आपने साइप्रस में हमारा अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया था। भारत के प्रति विशेष सम्मान दिखाते हुए आपने मुझे साइप्रस के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया। पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया। और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का। पवन खेड़ा ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी पर रूलिंग गवर्नमेंट को निशाने पर लेते हुए सख्त तनकीद की है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि इस हुकूमत में कोई भी मुल्क के युद्ध के मुस्तकबिल को संजीदगी से लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। पवन खेड़ा का ये रिएक्शन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के चीफ के उस बयान के बाद सामने आया है जहां उन्होंने नीट यूजी 2026 पेपर लीक इशू को कम अहमियत देने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन बार बार पेपर लीक इंसिडेंट स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा रहे। You remember Nirmala Sitharaman's famous dialogue, Rupee has not weakened, dollar has strengthened. The NTA chief gets his inspiration from Nirmala Sitharaman. Paper has not leaked, questions have come out. So
this is a joke. And the joke is a very tragic joke, a very cruel joke, because crores of young people, men and women, are losing their future. They're losing their hope of a bright future. After putting in efforts for 2, 3, 4 years, after putting in money, this is what they get. 2024, there was a paper leak, a similar paper leak. The matter went up to the CBI. The CBI in the court sought more time, and the court scolded the CBI, lambasted the CBI for this delay. Nobody in this government appears to be, comes across as, or is serious about the youth of this country. चेन्नई में नए तौर पर स्वॉन इन मिनिस्टर AM शाहजहां ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए इस मौके को एक हिस्ट्रिक मोमेंट करार किया। AM शाहजहां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अलायंस से मुताल्लिक़ तमाम मामलात इलेक्शन के वक्त डिस्कस किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग का 2 इंडियन स्टेट्स में पावर का हिस्सा बनना पार्टी के लिए एक अहम सियासी डेवलपमेंट है। मिनिस्टर के मुताबिक पार्टी अवाम की खिदमत और सेक्युलर अलायंस को मजबूत बनाने के लिए काम करती रहेगी। Feeling very much happy. Really, it's a historic moment. After independence, we faced many elections. This is the first time in Tamil Nadu history. I am a Indian Muslim League guard in the ministerial post. No comments about that. We think positively. Just now we started our work today. We will move on. Now alliance will be known. We discuss now. त्विशा डेथ केस में इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। संजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने त्विशा की सास गिरी बाला सिंह को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए 3 नोटिस भेजे थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं किया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अथॉरिटीज़ ने अब हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करने की अपील की है। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के हवाले करने का फैसला कर लिया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि केस की सेंसिटिविटी और पब्लिक कंसर्न को देखते हुए डिटेल्ड और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इंडिया और सिप्रस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग जैसे अहम सेक्टर्स में कोऑपरेशन को मजबूत बनाने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम करने का फैसला किया। ये ऐलान सिप्रस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हुई टॉक्स के बाद किया। ऑफिशियल्स के मुताबिक दोनों मुल्कों ने इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड और मैरीटाइम कोऑपरेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड करने पर भी जोर दिया। सिप्रस प्रेसिडेंट का कहना है कि जॉइंट टास्क फोर्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और शिपिंग सेक्टर्स में नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएंगे। मीटिंग के दौरान रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जबकि दोनों लीडर्स ने बिलैटरल रिलेशंस को नए लेवल तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। And I'm very pleased that one of the deliverables today is the creation of a joint task force on cooperation in key sectors such as infrastructure, shipping, and economic cooperation. And at the same time, I'm very pleased that building on the joint declaration on the implementation of our strategic partnership agreed during Prime Minister's visit last year, our 2 countries signed today a series of memoranda of understanding and a roadmap to further deepen cooperation across strategic sectors. आसाम असेंबली सेशन के पहले ही दिन सियासी हंगामा देखने को मिला, जहां ऑपोजिशन कांग्रेस के वॉकआउट पर बीजेपी एमएलए ने सख्त रिएक्शन दिया है। बीजेपी लेजिस्लेटर का कहना है कि कांग्रेस असेंबली सेशन को डिसरप्ट करना चाहती है, जो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपोजिशन मेंबर्स ने कुछ इश्यूज़ पर प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली से वॉकआउट किया, जिसके बाद रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के दरमियान तनाव बढ़ गया। बीजेपी एमएलएज ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के बजाय सियासी हंगामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस का जलन है।
क्योंकि गवर्नर का जो एड्रेस था, ये एड्रेस था एक तरफ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा असम के लिए जो काम किया, जो उन लोगों ने 50 साल तक नहीं कर सका, उसका एक रूपरेखा, और फ्यूचर में हम लोग क्या काम करेंगे अंडर द स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। तो कांग्रेस को देयर इनकेपेबिलिटीज मालूम है, कांग्रेस को देयर फेलियर्स मालूम है, तो इसलिए कांग्रेस का ये प्रचेष्टा था कि डिस्टर्ब करे हाउस को। लेकिन आज असम का लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ऊपर है। 102 एमएलए हमारे पास है, और आज राज्यपाल ने, ऑनरेबल गवर्नर ने जो स्पीच दिया, जो अपना एड्रेस किया, वो एड्रेस विकसित असम के लिए फ्यूचर 25 साल के लिए हमारा जो कल्पना है और हम लोग जो काम करेंगे, एक तरफ डेवलपमेंट, एक तरफ विकास के लिए, वही आज गवर्नर साहब ने अपना एड्रेस में बोला है सबके लिए। देखिए, प्राइस हाइक का जो सिचुएशन है सबको मालूम है। तो कांग्रेस का जमाना में क्या था? कांग्रेस का जमाना में प्याज का किलो 100 रुपए हो गया, कांग्रेस भूल गए। मैं यही बोला हूँ, कांग्रेस बार बार चाहते है कि हाउस को डिस्टर्ब करे, क्योंकि हाउस, एक गवर्नर साहब का जो स्पीच था, ये था हमारा उपलब्धि। हम लोगों ने जो काम किया, सेमीकंडक्टर लाया, हम लोगों ने असम का लैंड को हम लोग एनक्रोचमेंट फ्री किया, वन रन राइनो को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया, असम का जीडीपी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया, कॉन्सर्ट टूरिज्म से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर जो जमीन था उसको एनक्रोचमेंट फ्री करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सरकार ने क्या काम किया, और हम लोग नेक्स्ट में क्या काम करेंगे, वही का पूरा विजन गवर्नर साहब का स्पीच में था। तो इसलिए कांग्रेस को ये लगा कि अगर ये स्पीच अच्छी तरह से हो जाएगा, तो उन लोगों का जो नाकामी है, 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया महंगाई रोकने के लिए, हमारा जो कांग्रेस वन ऑन राइनो को भी प्रोटेक्ट नहीं करता, उस कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो माननीय गवर्नर साहब का ये स्पीच सचमुच हमारा जो विकसित असम का कल्पना है उसके लिए एक एग्जाम्पल है। देखिए, अभी कांग्रेस फिलहाल तो चुनाव में बुरी तरह से हार हुई है उनको, तो फिलहाल वो सदमे में है। तो उन्होंने आज सदन के जो कार्यक्रम है, माननीय राज्यपाल जी के जो भाषण है, वो भाषण की शुरुआत में उन्होंने जो शोर मचाए हैं, वो एक अनपार्लियामेंट्री है। उनको सुनना चाहिए, राज्यपाल जी का जो भाषण है, क्या विषय बोल रहा है, उनको सुनना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस का काम ही है वो जैसे भी हो शोर मचा करके, वॉकआउट करके, इसको जनता की ओर वो ध्यान आकर्षित करने का कोशिश में है कि हम विरोधी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी अगर निभाना था तो वो असेंबली में रहना चाहिए था, उनको उसका विषय को सुनना चाहिए था। 25 को इसका ऊपर में चर्चा है, चर्चा में भाग लेना चाहिए, जो बोलना है उनको वही बोलना था। लेकिन ये तो कोई उन लोग का अनडेमोक्रेटिक एक जो है, बोलने में भी उनको बधाई दी है, उन्होंने रुकावट दी है और सुनाई भी नहीं पड़ा, उनको वर्कआउट किया है। मैं सोचता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा बात नहीं है। अधव अर्जुना ने टीवी के पार्टी की सीट एलोकेशन पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा है कि पार्टी ने कभी भी कास्ट या रिलीजन की बुनियाद पर टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। मिनिस्टर ने कहा है कि तमाम सीट्स सिर्फ कैंडिडेट्स की मेहनत, परफॉर्मेंस और पार्टी के लिए की गई सर्विसेज को देखते हुए की गई है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी गवर्नमेंट असल में मायों में सोशल जस्टिस को शोकेस कर रही है और हर तबके के लोगों को बराबर मौका दिया जा रहा। अधव अर्जुना ने कहा है कि सियासत में कास्ट और रिलीजन के बजाय काम और डेडिकेशन को अहमियत दी जानी चाहिए। ஒரு சமூக நீதி நாள் இன்றைக்கு தான் முழுமை பெற்றிருக்கிறது. நாங்கள் தேர்தலில் வேலை செய்யும் பொழுது இன்றைக்கு தான் ஊடகங்கள் வந்து இவர் இந்த சாதி, இவர் அந்த சாதி அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து விவாதிக்கிறாங்க. ஆனால் தமிழக வெற்றி கழகத்தை பொறுத்தவரை வேட்பாளர்களை நாம் நியமிக்கும் போதும் சரி, தேர்தல் பிரச்சாரங்களை பார்க்கும் போதும் சரி, ஊடக நண்பர்களுக்கு தெரியும், மக்களுக்கு தெரியும், மக்கள் சாதியின் அடிப்படையில் ஓட்டு போடவில்லை. எதிர்கட்சிகள் தவறா பிரச்சாரம் பண்றாங்க, இந்து அறநிலைத்துறையில் இந்த கம்யூனிட்டியிலிருந்து போட்டிருக்காங்கன்னு. ரமேஷ் அவர்களோட கம்யூனிட்டி அவர் இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. தமிழக வெற்றி கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோரும் இளைஞர்கள், பெண்கள் அதிகம், சாதியின் உணவின் அடிப்படையில் எப்பொழுதும் தேர்தல் எதிர்கொண்டது கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லா துறையிலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில்
ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்க, 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்க, எதிர்க்கட்சிகள் தமிழக வெற்றி கழகம் வெற்றி பெறவே பெறாது, எங்கள் தலைவர் முதலமைச்சர் ஆக மாட்டார் அண்டர்எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் இளைஞர்கள் எல்லோரும் கடுமையாக உழைத்தோம். தேர்தல் அரசியலில், கட்சியிலுடைய பிரச்சாரத்தில் அப்படி யார் யாரெல்லாம் உழைத்தாங்களோ, இன்னும் உழைத்தவர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க. அதில் தலைவர் அவர்கள் எந்த விதமான அடிப்படையும் இல்லாமல் அவங்களோட உழைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு துறையும் வந்து அவரே முழு மனதுடன் எல்லாருக்குமான வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறாரு. அதனால இந்த பழைய சமூகத்துடைய பிரச்சனைகளை சிறு வயதிலிருந்தே உணர்ந்த ஒரு சகோதரர் அமைச்சராகும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த திட்டங்களை வந்து மாற்றம் கொண்டு வருவார். எடுத்துக்காட்டாக PWD ஐவேஸ்னு எனக்கு பொறுப்பு கொடுத்தாலும் விளையாட்டுத்துறை எனக்கு கொடுக்கும் பொழுது 10 வயசுலேருந்தே விளையாட்டுத்துறையில் நான் இருக்கிறேன். நான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டலில் இருக்கிறேன். நான் ட்ரக்ஸை ஒழிக்கணும்னா விளையாட்டை முன்னிலைப்படுத்தணும்னு முதலமைச்சர் இந்த பொறுப்பு கொடுத்துருக்காரு. அந்த மாதிரி எந்தெந்த துறையை யார் யாரிடம் கொடுத்தா, வாய்ப்புகளை கொடுத்தா மக்கள்கிட்ட அவங்க 24 மணி நேரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்கிற ஒரே ஒரு விஷயம்தான் மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு இருக்கே தவிர, இந்த பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய 2 கட்சிகளுடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு இருந்த ஒரு அதிகார பகிர்வு கிடையாது. எந்த கட்சியும் இந்த அதிகார பகிர்வை நோக்கி போனதில்லை. அதனால ஒரு இயற்கையான ஒரு குடும்பமாக எல்லோரும் இன்றைக்கு சேர்ந்த, இயற்கையாகவே சேர்ந்த, மக்கள் விரும்பிய ஒரு சமூக நீதி நாளா இன்னைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் இந்த நாளை பார்க்கிறாரு. மக்கள் இன்னைக்கு எல்லா கட்சிகளும் சரி, காங்கிரஸ் கட்சிகளும் சரி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியுடைய தொண்டர்கள் தமிழகம் முழுவதும் முதல் முறையில் அதிகாரத்துக்குள்ள ஒரு அமைச்சரவைக்குள்ள வந்த செய்தியை எல்லோரும் தன் வீட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு பண்டிகை மாதிரி கொண்டாடுறாங்க. அதில் நெகிழ்ச்சியான தருணம் நேற்று IUML ஆஃபீஸில் திரு ஷாஜகான் அவர்கள் எல்லோரும் இஸ்லாமிய சகோதரர் கட்டி பிடிச்சி ஒரு ஒரு கண்ணீரோட இந்த பொறுப்பை எடுத்ததை நம்ம பார்த்துருப்போம், சோசியல் மீடியாவில் வந்திருக்கோம். ஸோ உண்மையான சமூக நீதினால நாங்கள் இதை பார்க்குறோம். मणिपुर में हालात अभी भी कशीदा बने हुए हैं, जहां हाईवे ब्लॉकेज की वजह से 600 से ज़्यादा व्हीकल्स फंस गए हैं। गोविंद दास कोंथू जाम ने कहा है कि रियॉट हिट एरियाज़ में हाईवेज़ को दोबारा खोलने के लिए गवर्नमेंट लगातार एफर्ट्स कर रही। होम मिनिस्टर के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर रोड्स को क्लियर करने और ट्रैफिक मूवमेंट को नॉर्मल बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्लॉकेट की वजह से एसेंशियल सप्लाईज और डेली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी मुतासिर हुई हैं। That we cannot say. The government is launching operation continuously, but we are not getting any lead for those 6 nagas. See, at this juncture, organizing such a very important event is very significant with the prevailing situation in the state. And taking advantage of this ACTA curve organized by the NCC state headquarters in Par, I would like to appeal to both the communities to release safely those people who are in their captives safely for the sake of humanity. We are all God believers. We should believe in God. And if there is a slight mistakes in anything, we should condone and pardon it. So I'll honestly request all those responsible in keeping captives of those unfortunate innocent people should release immediately. Thank you. रेखा गुप्ता ने दिल्ली में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस से मुतालिक एक अहम ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड अब प्रॉपर्टीज़ पर उनकी वाटर रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस अप्लाई करेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नए सिस्टम का मकसद लोगों पर गैर ज़रूरी फाइनेंशियल बर्डन कम करना और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। अथॉरिटीज़ के मुताबिक अब प्रॉपर्टीज़ की पानी की ज़रूरत और यूसेज पैटर्न को देखते हुए चार्जेस
तय किए जाएंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि इसके पॉलिसी से कंज्यूमर्स को रिलीफ मिलेगा और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। आप सबको ध्यान है कि जब से सरकार बनी है लगातार दिल्ली की जनता को पानी और सीवर की बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो सिस्टम हमें मिला था पिछली सरकार के द्वारा वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। ना दिल्ली में पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, ना मेंटेनेंस, यहां तक कि बिलिंग का भी पूरा डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट था। उसमें कहीं कोई लोगों को बिल भी नहीं जा पा रहे थे सही तरीके से, किसी का कितना बिल आ रहा था, एनॉर्मसली लोगों के बढ़े हुए बिल पहुंच रहे थे, तो सब एस्टिमेटेड उस पर चल रहा था काम। एक्चुअल बिलिंग कितनी थी, किसके पास क्या जा रहा था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और इन्हीं सब परेशानियों से दिल्ली की जनता जूझ रही थी। जो आपने हमारे जल मंत्री परवेश जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जेस थे वो भी इतने बड़े थे कि लोग उसको ना जमा कराना पड़े उसके लिए अलग अलग रास्ते खोजते थे और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां चलती रहती थी, कोई उसको देखने वाला नहीं था। नीचे के लेवल पे उसको लेकर के करप्शन भी रहता ही होगा। लोग अपने जुगाड़ बनाने में अधिकारियों के साथ में मिल करके सिस्टम को खराब करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि चीजें तर्क संगत और न्याय संगत थी ही नहीं। हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा एरिया में एक बड़े पावर इंसिडेंट की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनीगुंटा के 220 kV सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ट्रांसफार्मर में टेक्निकल फॉल्ट या इलेक्ट्रिकल इशू ब्लास्ट की मुमकिना वजह माना जा रहा। इंसिडेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और इमरजेंसी टीम्स फ़ौरन मौके पर पहुंच गई और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। फिलहाल किसी जानी नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जबकि अथॉरिटीज़ पूरे वाक़े की तफसीलात हासिल कर रही और तफ्तीश कर रही। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।